गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 की हिस्ट्री और बात कर रहे थे फॉरेस्ट सोसाइटी की, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म की, यानी कि वन समाज एवं औपनिवेशिक काल, इसकी बात कर रहे थे। कल तक हम लोगों ने दो पार्ट को ख़त्म कर लिया है इससे रिलेटेड, और जाना कि भारत की समस्या को देखा कि भारत में औपनिवेशिक सरकार जब स्थापित होती है तो वन जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, वन जीवन की सोसाइटी में क्या बदलाव आते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा इससे क्या होता है, लोग जो वहाँ के वनवासी थे उनके मन में विद्रोह की फीलिंग डेवलप होती है। हम लोगों ने बस्तर की विद्रोह के बारे में चर्चा किया। अब आइए एशिया के एक और कंट्री की बात और मूव करते हैं, देखते हैं। जैसे एशिया में हम लोग भारत की कंडीशन को देख रहे थे, ठीक एशिया के एक हिस्से को और देखते हैं जिसका नाम है इंडोनेशिया। उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं कि इस वक्त वहाँ क्या कुछ हो रहा है, इसकी चर्चा करते हैं। तो इंडोनेशिया जो इतिहास में जावा सुमात्रा के नाम से, एक द्वीप के नाम से फेमस था, तो जावा के जंगलों में कैसे बदलाव आया इसके बारे में चर्चा करते हैं। जावा जो है, जो आज की डेट में आजकल इंडोनेशिया का चावल उत्पादन द्वीप के रूप में जाना जाता है। चावल के उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है आज के रूप में। लेकिन जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं उस समय ये जावा जो था सबसे ज़्यादा वन आच्छादित केंद्र था। यहाँ पर पूरा वन भरा हुआ था, यानी कि जब वन रहेगा तो डेफिनेटली कृषि कार्य तो होगा नहीं। तो ये कैसे आज के जो हम लोग बात करें कि चावल उत्पादन केंद्र है ये इंडोनेशिया का, वो कैसे तब्दील होता है कृषि योग्य भूमि में, इसकी चर्चा भी करते हैं। जानते हैं जावा की समस्या को, देखते हैं कि वहाँ के वन समाज में कैसे औपनिवेशिक काल का प्रभाव पड़ता है, इसको भी देखते हैं। तो भारत की तरह ही, जैसे भारत की समस्या हम लोग देख रहे थे, भारत की तरह ही समस्या यहाँ भी है। इंडिया के जैसा ही इंडोनेशिया में भी क्या है, औपनिवेशिक शासन है, लेकिन बस जो शासक करता है वो अलग है। यहाँ किसका शासन है? इंडोनेशिया में एक डच उपनिवेश का शासन है। जैसा कि हम लोग भारत में देखें, भारत में क्या देखें कि अंग्रेज का शासन है। यहाँ हम लोग किसका देख रहे हैं? यहाँ डच का देख रहे हैं, हॉलैंड का। वहाँ पे इंडोनेशिया में शासन है। और भारत की तरह ही यहाँ की, जैसे भारत में समस्या थी, यहाँ पे औपनिवेशिक शासन काल स्टार्ट होता है और क्या लगाया जाता है, वन कानून प्रबंधन यहाँ पे बनाए जाते हैं, वन अधिनियम बनाए जाते हैं वन सेवा के लिए। वैसे ही जावा में भी जब डच आते हैं तो वन प्रबंधन की शुरुआत स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और अंग्रेजों की तरह ही यहाँ भी लकड़ियों का क्या नीड हो रहा है, जैसे अंग्रेज क्या नीड था लकड़ी बनाने के लिए, जहाज के लिए, रेल की पटरी के लिए, है ना। अपने औपनिवेशिक कंट्री से वो लकड़ी ढूंढ रहे थे। डच को भी, हॉलैंड को भी इसी तरह की चीज़ों की जरूरत थी, नीड थी। तो इसे भी जहाज बनाने के लिए जावा से क्या चाहिए थे, लकड़ी हासिल करना चाहते थे। और सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी जो था कितना था, 34 लाख था अनुमानित आबादी। हालांकि उपजाऊ मैदान जो यहाँ थे कितना थे, ढेर सारे गांव थे, लेकिन यहाँ क्या थे, पहाड़ ज़्यादा थे और लोग जंगलों में किस तरह की खेती करते थे, घुमंतु खेती। जैसे हम लोग भारत में चर्चा करते आए हैं कि भारत में भी जंगल एरिया में क्या होता था, लोग घुमंतु खेती करते थे। आज इस जगह पे स्थान पे कर रहे हैं, कल 2-3 साल बाद दूसरे स्थान पे मूव कर जाएंगे, उसको 12-13 साल के लिए क्या छोड़ देंगे, पड़ती छोड़ देंगे। तो वैसे ही जावा का भी सिचुएशन सेम। जावा में आबादी तो 34 लाख जरूर थी, लेकिन उपजाऊ मैदान में ढेर सारे गाँव थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, घुमंतु खेती हुआ करता था। अब जावा में जो था एक इम्पॉर्टेंट लकड़हारा था जावा के समुदाय में। जैसे हम लोग भारत की बात भी कर रहे थे, भारत में हम लोग वनवासी की समस्या देखें, फिर वहाँ के लकड़हारों की समस्या को देखें, चरवाहों की समस्या को देखें। वैसे जावा में भी हम लोग लकड़हारे की समस्या को देखें। जावा में एक इम्पॉर्टेंट क्या था, लकड़हारा समुदाय है, कुशल लकड़हारा समुदाय था, जिसका नाम था कलन। कलन, ये कलन जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। 1775 में जब जावा की माताराम रियासत का बंटवारा होता है तो यहाँ जो थे 6000 कलन परिवार थे, उनका भी क्या हो जाता है, आपस में हाफ डिवीजन हो जाता है। ये लकड़ी कुशल, ये कारीगर, लकड़ी के सामान बनाने में क्या थे, काफ़ी कुशल कारीगर थे ये लोग। और उनके कौशल के बगैर सागौन के जो कटाई
था जो था वो संभव ही नहीं था। राजा के महल जो था ये इन्हीं के सहयोग से बनता था। तो जब डच जावा आए तो उनको भी लगा 18वीं शताब्दी में क्या कि इस पे कलंक समुदाय पे क्या किया जाए, नियंत्रण स्थापित किया जाए। और उनकी भी यही कोशिश थी कि कलंक को अपने कब्जे में किया जाए। 1770 में कलंक ने एक डच किले को क्या कर दिया, हमला कर दिया। लेकिन ये जो कलंक थे ये क्या चाहते थे, अपने आप को फ्री चाहते थे। मैंने पहले ही बताया कि काफ़ी कुशल लकड़हारे थे और इनके मदद से ही जितना भी लकड़ी का जो महल वहल बनता था उनके सहयोग से ही बनता था। डच भी ऐसा ही चाह रहे थे लेकिन उनको ये आज़ादी पसंद थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, डच का जो महल था उस पर हमला, विद्रोह बोल दिया। सेम एज लाइक बस्तर, जैसे हम लोग बस्तर में इंडिया की में बात कर रहे थे कि बस्तर में भी जो वन ये था, वन समुदाय के लोग थे, उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। वैसे ही जावा में भी हम लोगों ने देखा कि यहाँ भी क्या हो गया, विद्रोह प्रारंभ हो गया। अब हम बात करेंगे कि जब जावा में डच आए तो उन्होंने अपने वन समुदाय के लिए क्या वन प्रबंधन कैसा किया, तो सेम भारत की तरह ही वैज्ञानिकी वानिकी का प्रारंभ किया। जैसे हम लोगों ने भारत में देखा वैसे ही अंग्रेजों की तरह डच ने भी क्या किया, अपने बेसिक जावा में वन कानून लागू कर दिया। हम लोगों ने भारत में कहा कि वन कानून लागू किया गया अंग्रेजों के द्वारा और ग्रामीणों को जंगल तक पहुंचने से क्या कर दिया गया, बंदिश लगाया गया। वैसे ही जावा में भी क्या कर दिया गया, वन प्रबंधन कानून लागू कर दिया गया। अब ग्रामीण जो थे वो जंगल में आराम से घुस नहीं सकते थे और उसके बाद केवल नाव या घर बनाने के लिए, वो खास उद्देश्य के लिए सिर्फ वहाँ जंगल में लकड़ी काट सकते थे और वो भी कड़ी निगरानी में, कुछ एरिया में ही काट सकते थे। कई सभी एरिया में उनका आना जाना मूव करना अलाउ नहीं था। ग्रामीणों को मवेशी चराने के लिए भी क्या चाहिए था, परमिट चाहिए थे। जैसे भारत में मैंने चर्चा किया कि भारत में चरवाहे जंगल में मवेशी चराएंगे तो उनको क्या देना पड़ेगा, परमिट देना पड़ेगा, है ना। परमिट लेके ही लकड़ी ढो सकते थे, जंगल से गुजर सकते थे और सड़कों पे घोड़ा गाड़ी भी चला सकते थे। तो आने जाने का जहाँ तहाँ आने जाने पे क्या कर दिया गया, जावा में डचों के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका उल्लंघन करने वाले पे समुदाय पे क्या किया जाएगा, उन्हें दंडित किया जाएगा। तो भारत की ही तरह यहाँ की भी स्थिति सेम और भारत की तरह ही यहाँ भी जहाज और रेल लाइन का निर्माण में वन प्रबंधन, वन सेवाओं को लागू कराने की आवश्यकता पैदा हो गई। जैसे मैंने क्या कहा कि भारत में रेल स्टार्ट किया गया तो वनों को संरक्षित करने का काम किया गया। क्यों, ताकि उसकी लकड़ी जो है वो रेल की पटरियों में यूज किया जा सके, जहाज रानी में यूज किया जा सके। वैसे ही जावा में भी सेम, जब यहाँ पे भी रेल लाइन का निर्माण हुआ, जहाज का ये निर्माण हुआ तो क्या किया गया, वन सेवाओं को लागू किया गया, वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू कर दिया गया। 1832 में अकेले जावा में 2,80,000 स्लीपर जो था बनाने के लिए 1882 में क्या किया गया, जावा से डच में निर्यात किया गया। कितनी लकड़ियाँ, 2,80,000 लकड़ियों का निर्यात किया गया। कहाँ किया गया, डच किया गया। तो ये सारे भारी मात्रा में जावा से लकड़ियाँ का क्या हो गया, एक्सपोर्ट किया जाने लगा। और अब इस एक्सपोर्ट में लकड़ी को तो कटाई हो रही है, तो लकड़ी कटाई के लिए, है ना, लकड़ी पेड़ काटने के लिए, लट्ठे को ढोने के लिए और स्लीपर को तैयार करने के लिए अब एक चीज़ की और ज़रूरत है। पेड़ काटेगा कौन, लट्ठे को ढोएगा कौन, स्लीपर को तैयार कौन करेगा, श्रम, मजदूर। ठीक है, अब डचों को एक चीज़ और की ज़रूरत है, वो है श्रम की आवश्यकता है। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती करने के लिए ज़मीनों को लगान लगा दिया। पहले क्या कहते थे कि ज़मीन में खेती करना तो लगान लगा देना है। जैसे हम लोग भारत में भी देखें, भारत में भी क्या किया गया कि लगान प्रथा को स्टार्ट किया गया। इसीलिए अंग्रेजों को ने झूम खेती या घुमंतू खेती को क्या किया, प्रमोट नहीं किया, इसका विरोध करते थे। क्योंकि लगान कैसे वसूला जाएगा, आज यहाँ ये खेती कर रहे हैं कल दूसरे गांव में खेती करेंगे तो लगान हम किससे वसूल करेंगे, इसलिए वो इस तरह की खेती को पसंद नहीं करते थे। सेम एज हम लोग क्या बात करते हैं, जावा में भी देखते हैं, जावा में भी क्या किया गया कि लकड़ियों के लिए क्या कर दिया गया, लगान लगा दिया, सॉरी खेती के लिए क्या कर दिया गया, लगान लगा दिया गया। और बाद में कुछ गाँवों को इस शर्त पे कर मुक्त कर दिया गया, यहाँ पेड़ काटना और लकड़ी ढोने के लिए भैंसे फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे।
और मजदूरी के लिए भी फ्री में ग्रामवासी काम करेंगे। तब आपके यहाँ लगान मुक्त कर दिया जाएगा कुछ जगहों पे, है ना। लगान माफ़ी के बजाय थोड़ा थोड़ा मेहनताना भी इनको क्या दिया जाएगा, उनके बदले में थोड़ा थोड़ा मेहनताना या वेजेज भी दे दिया जाएगा। तो ये तो था जावा में वहाँ की ग्रामवासियों का वनवासियों की समस्याओं को देखा हम लोगों ने। अब जैसे हम लोगों ने भारत में चर्चा किया कि भारत में किस प्रकार से बस्तर में क्या होता है, आदिवासियों का विद्रोह होता है, सेम एज यहाँ भी क्या होता है, एक समुदाय है उनका, ग्रामीण समुदाय जो है उनका क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। और ये जो विद्रोह होता है वो किसके नेतृत्व में होता है, सामीन के नेतृत्व में। इसीलिए यहाँ के विद्रोह का नाम क्या होता है, सामीन विद्रोह। ठीक है, ये विद्रोह जो होता है किसके नेतृत्व में हो रहा है, सामीन के नेतृत्व में हो रहा है, 1890 में हो रहा है। सामीन जो आसपास के सागौन के जंगल में स्थित एक गांव है वहाँ का निवासी था, है ना। सागौन के जंगल में बहुत सख्त लकड़ी होता है सागौन का, बहुत इम्पोर्टेंट था ये औपनिवेशिक सरकार के लिए। वो क्या है, वहाँ के आसपास गांव का एक क्या है, सामीन जो है निवासी है। सामीन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाना पर सवाल खड़ा कर दिया। हवा, पानी, जमीन, लकड़ी किसका है, ये तो फ्री है ना। हवा, पानी, जमीन, ये लकड़ी क्या है, फ्री है, फिर इस पे राज्य का कैसे अधिकार होगा, इस पे चुनौती खड़ी कर दिया। उसका तर्क था चूंकि हवा, पानी, जमीन सब फ्री है तो इस पे किसका अधिकार होना चाहिए, जो गांव के वासी हैं उसी का अधिकार होना चाहिए। इस आंदोलन को संगठित करने के लिए सामीन का दामाद भी सक्रिय हो गया और 1907 तक में 3000 परिवार उसके विचारों से क्या होने लगे, सहमत हो गए। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो वहाँ सामीनवादियों ने अपने जमीन पर लेट कर इसका क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। क्योंकि जबकि दूसरे जगह पे लगान या जुर्माना भरने से या बेगार देने से इन लोगों ने क्या कर दिया, सामीनों ने इनकार कर दिया, या सामीन के समर्थकों ने क्या कर दिया, अब इनकार कर दिया। तो इस तरह से जावा में हम लोगों ने क्या देखा, सामीन के नेतृत्व में विद्रोह स्टार्ट हो गया। जैसे हम लोगों ने भारत में देखा बस्तर में विद्रोह हुआ। इसके अलावा भारत में और भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि आदिवासियों ने विद्रोह किया। आपके झारखंड में मैंने चर्चा किया, मुंडा समुदाय का चर्चा किया, सिद्धू कानू समुदाय का चर्चा किया कि कैसे अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ में विद्रोह करने का काम हुआ। युद्ध के बाद जो वन का विनाश हुआ, कौन सी युद्ध की बात कर रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। इन दोनों युद्ध के बाद जंगलों का क्या हुआ, गहरा प्रभाव पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्यकर्ताओं को स्थगित कर दिया गया। वन विभाग ने अंग्रेजों को जंगी जरूरतों के लिए पूरा करने के लिए लागू कर दिया। भारत में भी यही काम किया गया और जो भी औपनिवेशिक कंट्री थे, जैसे मैंने जावा की बात करी तो वहाँ भी यही काम कर दिया गया। अब क्या किया गया, जावा पे किसका अधिकार था, पहले तो था डचों का अधिकार था। जावा पे जापानियों के कब्जा में करने से पहले डच ने क्या किया, यहाँ पे क्या कर देना, भस्म करो भागो नीति अपनाना है ना। जावा पे जापानियों का कब्जा हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, उस समय इन लोगों क्या किया, इसको भस्म कर देना है और यहाँ से भाग जाना है। इस नीति को अपनाना है जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों को क्या कर दिया गया, काट के ढेर लगा दिया गया और जिससे वे जापानियों के हाथ ना लग पाए। वो क्या चाहते थे कि जापानी इससे लकड़ी का फायदा ना उठा पाए, इसे पेड़ को क्या कर देना है, काट देना है। उसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बात करके अपने युद्ध के उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन कर दिया। तो ये तो था डच की समस्या कि ये तो था जावा की समस्या कि जावा में पेड़ पौधों का कैसे विनाश किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो डचों को लग रहा था कि जापानियों का इस पर कब्जा हो जाएगा, तो बेटर है कि हम लोग उसको क्या कर देंगे, वो भस्म कर देंगे और यहाँ से भाग जाने का नीति को काम करेंगे। अब इस नए वानिकी में नया क्या बदलाव आता है, तो जो ये 80 के दशक में एशिया और अफ्रीका की सरकार को ये समझ में आने लगा कि जो वैज्ञानिक वानिकी जो थी वन समुदाय को जंगलों से बाहर रखने के लिए क्या था, नीतियों से रखने में बाबा क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है ना। तो इससे अच्छा है कि हम लोग को इस नियम को बदलाव कर देना पड़ेगा। जो भारत में मिजोरम से केरल तक के हम लोग अभी ये देख रहे हैं, वन देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे क्या है,
धार्मिक रीजन को लेके चल रहे हैं। मिजोरम से केरल तक जो वंश लहरा रहा है उसके पीछे क्या है कि लोगों का मानना है कि ये सरना है, देवड़ा कुड्डू है, कान है, राही ये है, पवित्र बगीचा है, इसलिए इसको क्या करना है, कटिंग नहीं करना है। इसलिए हमारे यहाँ क्या है, वन संरक्षित है। लेकिन इस वन संरक्षित से पहले हम लोगों ने काफ़ी इतिहास में देखा कैसे औपनिवेशिक काल में वनों के साथ क्या हो गया, उनके साथ दोहन होते रहा, कटाई होते रही। तो ये तो था हमारा वन समाज और कॉलोनिज्म, औपनिवेशिक काल। और ये हमारा लेसन 4 कंक्लूड हो गया है। इसके बाद हमारा एक चैप्टर बचा है क्लास 9 का, वो है आधुनिक विश्व में चरवाहे। इससे आगे हम लोग कल को पढ़ेंगे। आई होप अभी तक हमारा जो लेसन ये खत्म हुआ वन समाज एवं औपनिवेशिकवाद, इसको समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों को समझने में परेशानी हो रही है या कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज़ आस्क मी, कमेंट्स बॉक्स में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। और कुछ इससे और भी आगे जानकारी प्राप्त करना है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।